नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से देश में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना रोजगार के साथ टिकाऊ संपत्तियों का भी करेगी निर्माण। योजना को लेकर भाजपा का पंजाब की मान सरकार पर कटाक्ष। आर्थिक परेशानियों के चलते पंजाब सरकार को पकड़नी पड़ी नई योजना की राह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अहम फैसले। दिल्ली में 8 किलोमीटर लंबे 6 लेन द्वारका टनल को मंजूरी। कानपुर से कबरई तक 242 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे के निर्माण को भी मिली मंजूरी। ग्यारह वर्षों की डिजिटल यात्रा ने सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव को किया मजबूत। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ने के लिए शी लीप्स मोबाइल ऐप से महिला सशक्तिकरण में नई गति। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत पहली किश्त जारी। 1,09,52,378 महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए हुए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंची नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। निवेश, नवाचार, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने सहित आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर सरकार सख्त। सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। मेटा को अभी यूजर नेम फीचर रोल आउट न करने का निर्देश। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मनरेगा की जगह आज देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट VBG रामजी लागू कर दिया गया है। मनरेगा में आ रही दिक्कतों के बाद मोदी सरकार ने इसे और ज़्यादा पारदर्शी तरीके से लागू किया है, जो ज़्यादा ग्रामीण रोजगार के साथ साथ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी फोकस करेगा। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से भी इसमें कई बड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। कैसे नया प्रावधान ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में मददगार है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करीब 20 साल तक ग्रामीण रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब अतीत का हिस्सा बन गई है और देश भर में आज से लागू हो गया है VBG रामजी एक्ट। सरकार का कहना है कि ये कानून सिर्फ मजदूरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों में स्थायी विकास और आजीविका को भी नई दिशा देगा। इस नई योजना का सबसे बड़ा बदलाव है रोजगार की अवधि। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन भी कम होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया है, ताकि गांवों की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी जा सके। मनरेगा की जगह लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कई मायनों में बेहद खास है। सरकार का दावा है कि VBG रामजी योजना से न सिर्फ भारत की तस्वीर बदलेगी, बल्कि विकास भी चहुमुखी होगा। मनरेगा में जहां 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती थी, वहीं VBG रामजी योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा में ध्यान सिर्फ रोजगार देने पर था, जबकि VBG रामजी योजना में रोजगार के साथ टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण भी होगा। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी योजना आज से लागू हो गई। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी रामजी योजना के लिए रखी है। एक और बड़ा बदलाव स्थानीय भागीदारी को लेकर किया गया है। अब ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि गांव की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों का चयन स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके। यानी योजना का फोकस ऊपर से तय होने के बजाय गांवों की प्राथमिकताओं पर रहेगा। इस नई योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका फंडिंग पैटर्न और इसके प्राथमिक क्षेत्र हैं।
इस योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। सामान्य राज्यों में ये अनुपात 60-40 का होगा, जबकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% और राज्य 10% खर्च वहन करेंगे। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत कुछ बड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत जल संरक्षण और जल प्रबंधन के काम होंगे। साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा। कृषि और आजीविका से जुड़े काम किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी काम होगा। वीबीजी रामजी योजना पंजाब में भी लागू हो गई। पंजाब सरकार ने दिसंबर 2025 में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर योजना पर सवाल उठाए थे। हालांकि पंजाब सरकार को भी समझ आ गया कि इस योजना से गांव में रहने वाली आबादी को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो जी राम जी केंद्र की योजना आई है, जिसके तहत 125 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाइयों और बहनों को काम मिल सकता है, ये है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी। अभी 6 महीने बाद बिल्कुल यू टर्न, और यू टर्न भी इतना जबरदस्त कि उसको लागू कर दिया, अनाउंस करके 1 जुलाई से लागू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पंजाब की, वो डूब रही है। अब ये भी जान लीजिए कि पंजाब सरकार ने अचानक वीबीजी रामजी योजना लागू करने का फैसला क्यों किया। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब की आर्थिक हालत खस्ता है, इसलिए पंजाब सरकार ने वीबीजी रामजी योजना को मंजूरी दी है। गुरुदोखी भगवंत सिंह मान की सरकार दिसंबर 2025 में विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने वीबीजी रामजी का विरोध किया था, और आज 6 महीने बाद पंजाब की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए वीबी रामजी जी को लागू किया, क्योंकि उनको पता है कि इसके माध्यम से केंद्र की द्वारा 750 से 800 करोड़ रुपए वीबी रामजी योजना के माध्यम से मिलेंगे। साफ है कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाकर सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मनरेगा के 2 दशक लंबे सफर के बाद वीबीजी रामजी अधिनियम ग्रामीण भारत को विकसित भारत के विजन से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डिजिटल इंडिया अभियान ने 11 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान भारत ने डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया है। गांव से लेकर महानगर तक तकनीक ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ने के लिए शी लीप्स मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। डिजिटल इंडिया की 11 वर्षों की यात्रा पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। बीते 11 वर्षों में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीते 11 वर्षों में इसने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देशवासियों के जीवन को आसान बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने दुनिया भर का ध्यान भारत की ओर खींचा है। डिजिटल इंडिया के अब तक के सफर पर नजर डालें तो अब तक 51 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंची है। देश भर में 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए लगभग 2,20,000 गांव जुड़े हैं। दुनिया का हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। देश में 70 करोड़ से अधिक डिजी लॉकर यूजर्स हैं। पोषण ट्रैकर के माध्यम से 8 करोड़ 90 लाख से अधिक माताओं और बच्चों की रियल टाइम पोषण मॉनिटरिंग हो रही है। 2,500 से अधिक सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। सस्ता डेटा और 5G का तेजी से विस्तार हुआ है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन से डीप टेक को बढ़ावा मिला है। देश भर में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स आकार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को देश की डिजिटल क्रांति का अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाया है तथा नागरिकों को सशक्त किया है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों के जीवन को सरल बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों से लेकर छोटे शहरों तक स्टार्टअप और युवा नवाचार को नई गति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। डिजिटल परिवर्तन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में शी लीप्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यम शुरू करने, उसका विस्तार करने, आय बढ़ाने और कारोबार की डिजिटल निगरानी में मदद करेगा। इससे लखपति दीदी मिशन को मजबूती मिलेगी। हाल ही में सरकार ने लखपति दीदी मिशन का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है। अगले 5 वर्षों में इस मिशन के लिए 10 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे में शी लीप्स ऐप महिला उद्यमिता को डिजिटल तकनीक से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। डिजिटल भुगतान से लेकर डिजिटल उद्यमिता तक सरकार की डिजिटल इंडिया पहल अब सिर्फ तकनीकी बदलाव का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक व्यापक अभियान बन चुकी है। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साधनों से आत्मनिर्भर बनाकर और गांवों तक तकनीक का लाभ पहुंचाकर ये पहल विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आधुनिक और विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क तैयार करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे यात्रा का समय घटेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या लिए गए अहम फैसले, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए मोदी सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। NH 148 AE के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पर कुल 6,969.67 करोड़ रुपए की पूंजी आएगी। ये प्रोजेक्ट पश्चिमी दिल्ली, गुरुग्राम, IGI एयरपोर्ट और द्वारका को सीधे दक्षिणी दिल्ली से जोड़ेगा। इस टनल का 1.98 किलोमीटर हिस्सा सदर्न रिज के नीचे से गुजरेगा, जिससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। ये टनल आगे चलकर बारापुला एलिवेटेड रोड से जुड़ेगी, जिससे पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा तक निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के पास में जो शिवजी की मूर्ति है, शिवजी की मूर्ति वाला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास। ये तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक नया एक पूरा का पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। कानपुर और कबरई के बीच 242 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बनेगा। इसमें 117.7 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 7,145 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। ये भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारे का अहम हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों को मध्य प्रदेश के खनिज और कृषि क्षेत्रों से जोड़ेगा। फिलहाल कानपुर से कबरई के बीच लगने वाला 3.5 घंटे का समय घटकर महज 1.5 घंटे हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से काबराई। मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए 27 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अब तक मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं से विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है।
शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के कानपुर से कबरई तक 4 लेन हाईवे के लिए 7,145 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में पीएम गति शक्ति पहल के तहत कानपुर से कबरई के बीच एक नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है। इससे जहां सफर पहले से और ज़्यादा तेज होगा, वहीं इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की कनेक्टिविटी को लेकर, इसे और सुगम बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में कनेक्टिविटी को और अधिक सुगम और विश्वस्तरीय बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6 लेन टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से वेस्ट और साउथ दिल्ली के बीच आवागमन पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक होगा। इससे लोगों के समय की काफ़ी बचत होगी। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को अमल में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खाते में पहली किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम को किया गया और इस योजना को प्रधानमंत्री की गारंटी का हिस्सा बनाया गया। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता के साथ साथ पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार तेजी से हर एक चुनावी वादे को पूरा कर रहे हैं। सरकार गठन के महज 1.5 महीने के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 1,09,52,378 महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए भेजकर प्रधानमंत्री की गारंटी को साकार कर दिया है। इस कड़ी में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना से करीब 12,000 महिलाओं की मौजूदगी में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। भारतीय छाड़ा अन्य केउ पेते पारे ना, कोनो अभारतीय पेते पारे ना। आमरा এই ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছি যারা বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে এসেছেন, সিএএ তে আবেদন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ না সিএএ নিষ্পত্তি হচ্ছে তাদের এই সামাজিক ভাতা চালু থাকবে, আটকানো হবে না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि लक्ष्मीर भंडार के लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों में से 27 लाख ऐसे थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम पर भी भुगतान हुआ। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 3 अलग अलग जिलों की मतदाता सूची में था और उसे तीनों जगह से योजना का लाभ मिला। दावा है कि लक्ष्मीर भंडार के 2 करोड़ लाभार्थियों में 10 लाख पुरुष भी शामिल थे। इसी वजह से आवेदनों का सत्यापन जरूरी था। हम लोग जल्दबाजी में भाजपा पार्टी कुछ नहीं करते हैं। आज हम लोग देखें कि जो हमारे नागरिक ही नहीं है देश का, आप उसको पैसा दिए तो इसलिए उसका नाम हम लोग काट दिए। हम देखें कि कोई इनकम टैक्स देते हैं तो उसको क्यों देंगे हम? आपका सरकार है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगा। इसके तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तर्ज पर अन्नपूर्णा योजना में भी जांच के बाद यदि किसी लाभार्थी के नाम पर किसी को आपत्ति हो तो शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अन्नपूर्णा योजना के पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। वहीं अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी महिलाओं में खुशी का माहौल है। ये हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी महिलाओं को 3,000 रुपया योगदान कर रहे हैं।
उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, तरक्की के लिए और कुछ भी आत्मनिर्भर हो सके। मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बहुत सारा चीजें क्लियर कर दिया। उन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को बात दिया जाएगा। और वो ये भी बोले हैं कि यदि कोई बात चला जाए तो वो एक पोर्टल खोल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ये मतलब एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से इस बार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से शुभेंदु अधिकारी सरकार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक जनहित के फैसलों के जरिए ये साबित कर रही है कि डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक वर्मा और उच्चतर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जिस नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया गया था, उसे अब जल्दी ही लागू किया जाएगा। हम जल्द ही समग्र शिक्षा की फंडिंग बढ़ाना, पीएम श्री की स्कूल को जो बंगाल की हक है, जो हम देना चाहते थे, पिछले सरकार ले नहीं रहा था, उसको जल्दी पहुंचाना। पीएम पोषण की अव्यवस्था बंगाल में जुड़ी हुई थी, पीएम पोषण की फिनेंशियल लिंकेज को फिर प्रतिष्ठा करना, एडल्ट एजुकेशन में उल्लास स्कीम को फिर लागू करना, इनोवेशन को प्रायोरिटी देना। हायर एजुकेशन में पीएम उषा की विंडो बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद बंगाल को कैसे मदद किया जा सकता है, ये सारे विषय पे रास्ता ढूंढना। बंगाल की सरकार खूब शीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेगा, ये उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद ममता सरकार के नेताओं और मंत्रियों को लगातार जनता का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इस बार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा निशाने पर रहीं। 21 जुलाई की प्रस्तावित सभा के कार्यक्रम को लेकर विधायक के साथ बैठक करने जब महुआ मोइत्रा पहुंची तो उनके विरोध का सामना करना पड़ा। ये घटना पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के कालीगंज की है। बताया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा कालीगंज की विधायक अलीफा अहमद के घर बैठक के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर जमा हो गए, उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। इस बीच लोगों ने उनकी तरफ अंडे और सड़े हुए प्याज भी फेंके। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन में निवेश, नवाचार को बढ़ावा देना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ताकाइची भारत जापान बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सहयोग, ग्रीन अमोनिया परियोजना, बायोगैस सहयोग और एशिया पहल के तहत क्षेत्रीय लचीलापन बढ़ाने के अनेक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ऊर्जा सुरक्षा ढांचे के साथ एआई, फार्मास्यूटिकल, बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े अनेक समझौता ज्ञापनों पर भी सहमति बन सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी आईसीएआई के 78वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण, आर्थिक प्रगति, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। This day celebrates a tradition of integrity, excellence, accountability, and the service to the nation. If there is no chartered accountant, how many officers is required? How the government officers can be sent to every institution, every business house, every business firm to check.
that is humanly impossible. A journey of the institution building, of strengthening the governance, of nurturing trust, and of contributing to the economic progress of the nation. The Chartered Accountant has remained at the center of India's economical and institutional development. In this vision of a developed India, Chartered Accountants occupy a place of special importance. They are the custodians of trust in our financial systems. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने जन भागीदारी को अभियान की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। बैठक में जेपी नड्डा ने निर्देश दिए कि अभियान से जुड़े सभी संदेश सरल और आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा में प्रसारित किए जाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, माय भारत के स्वयंसेवकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे अभियान को जमीनी स्तर पर नई गति मिलेगी। बैठक में दिल्ली सरकार की डेंगू से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। समन्वित कार्रवाई, प्रभावी निगरानी और जन जागरूकता और समय रहते रोकथाम, इन सभी उपायों से इस डेंगू की समस्या को आसानी से निपटारा किया जा सकता है। राजधानी में आयोजित हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने वर्षा संचयन, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल संसाधनों के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। 24 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वर्चुअल मीटिंग में सूरत में कहा था कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए जल संचय में आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जब मोदी साहब कहते हैं तो पूरा देश सुनता है। हमने जब ये मोदी साहब की बात लेकर आगे बढ़े तो हमारा करीब 1.5 साल में 1,55,00,000 स्ट्रक्चर लोगों ने बनाए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हमने पहले 6 महीने में 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट लिया था, हमारा टारगेट हुआ था 27.5 लाख। और पानी जो ज़मीन में उतरा था वो करीब 2.4 BCM पानी उतरा था ज़मीन में। आज हम उसके 6 गुना स्ट्रक्चर बना चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम 10 से 12 BCM पानी जमीन में डाल देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने वालों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर हिंदू धार्मिक आस्था जैसे मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और हिंदू आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना, इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी नए सदस्यों ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और समारोह आयोजित किया गया जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार समेत अन्य नेताओं ने विधान परिषद सदस्य की शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अनेक नेता मौजूद रहे। पवन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार ने पहली बार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सिर्फ 10 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था, इसलिए सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
इनमें भाजपा के 4, जेडीयू के 4, राष्ट्रीय जनता दल के 1 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान दल के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी भाषा की मर्यादा को भूल गए हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अहंकारी भाषा का प्रयोग किया है। संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार रेवंत रेड्डी ने बयान दिया है वो दिखाता है कि वे सिर्फ एक परिवार के बारे में ही सोचते हैं। रेवंत रेड्डी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह न केवल आपत्तिजनक है, न केवल निंदनीय है, वो रेवंत रेड्डी जी के अहंकार को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी के कल्चर को दर्शाता है और एक परिवार की गुलामी के प्रति किस प्रकार कांग्रेस पार्टी बद्ध है, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ही संबंध रखती है, बाकी किसी को वो कुछ नहीं मानती। जमीनी नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दरी बिछाने वाला नेता, पोस्टर लगाने वाला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपके जैसे नहीं रेवंत रेड्डी जी कि आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके यहाँ प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं या जो अवतारी होते हैं उनके कहने पर ही बनाए जाते हैं। रेवंत रेड्डी के नितिन नवीन कौन है वाले बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अगर आप इतना भी नहीं जानते तो मुझे लगता है आप एक फिट पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारत के एक जाने माने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वहां से आप मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अगर इतना भी आप नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है आप एक फिट पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। एक राजनीतिज्ञ जो यह भी नहीं जानता कि आपके विपक्ष के दल में कौन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह किस प्रकार से एक कार्यकर्ता हो सकता है राजनीति का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने जा रही है। युगाब्द 5128 और विक्रम संवत 2083 के कैलेंडर के अनुसार ये बैठक 10, 11 और 12 जुलाई को होगी। बैठक में संघ की संगठनात्मक संरचना के 11 क्षेत्रों, 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक हिस्सा लेंगे। बेलगावी बैठक में शाखा स्तर पर कार्य योजनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने समावेशी विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में आदिवासी कल्याण, गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिली है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास को आगे बढ़ाया है और इससे देश के वंचित और पिछड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ये वो 12 साल थे जहां पर विरासत भी थी और विकास भी था। जहां विरासत में महाकाल का कॉरिडोर बना, काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर बना, वहीं पर विकास के नाम पर पूरे विश्व में भारत पहला देश बना जो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। ये नया भारत था। ये नया भारत था जो अगर जैसे पहलगांव में कुछ दहशतगर्दों में आकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का दुस्साहस करा, तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर उन्हीं उग्रवादियों के ठिकाने उजाड़ दिए। ये वो नया भारत है जिसने जब पूरा विश्व युद्ध की अग्नि में जल रहा था
तब वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र देकर कोविड के समय में भारत में बनी हुई इंडिजिनस वैक्सीन देकर केवल अपने देशवासियों की जान नहीं बचाई, बल्कि वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरे विश्व के लोगों की जान बचाई। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की जांच लगातार जारी है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा के गांव बसावा और आरोपी लवकुश मिश्रा के गांव फगोली में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की और मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपये बरामद हुए हैं। अनुकल्प के पास से 16,82,046 रुपये मिले हैं, जबकि अविनाश शुक्ला से 20,39,220 रुपये के साथ साथ 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं रमाशंकर मिश्रा से 7,32,170 रुपये मिले हैं। और बात रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू की करें तो उनके ठिकाने से 1 लाख रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा जांच में करीब 11 ग्राम सोना और लगभग 375 ग्राम चांदी भी मिली है। अधिकारियों को आरोपियों के घरों से निवेश से जुड़े दस्तावेज और महंगे आभूषण जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये धन और संपत्ति कहां से आई और इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जारी विवाद के बाद अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में चंपत राय 1 रुपये की भी चोरी के दोषी साबित होते हैं तो वे अपना धर्मदंड त्याग देंगे। परमहंस आचार्य ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में चंपत राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आरोप लगाने वालों से अपने दावों के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी और निष्पक्ष जांच का भरोसा जताया। राय जी पर किसी भी जांच में चोरी 1 रुपए की भी अगर साबित हो जाएगी तो मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं अपना ये दंड जो है हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चंपत राय जी के नेतृत्व में इतना विशाल भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 1 रुपए की भी हेरा फेरी चंपत राय जी नहीं कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक देश एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए शुरू हुई जीएसटी व्यवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत प्रणाली बन चुकी है। 9 वर्षों में रिकॉर्ड कर संग्रह, आसान अनुपालन, डिजिटल पारदर्शिता और कारोबार को मिल रही नई गति ने इसकी सफलता को साबित किया है। कैसे जीएसटी ने भारत के कर व्यवस्था को बदलते हुए आर्थिक विकास को नई रफ्तार दी है और कर संग्रह के मोर्चे पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1 जुलाई 2017 देश के आर्थिक इतिहास की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। आज देश की सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अपने 9 वर्ष पूरे कर चुकी है। बीते 9 वर्षों में जीएसटी ने कारोबार को आसान बनाया, कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी किया और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया। सरकार ने समय समय पर इसमें सुधार कर इसे और सरल बनाया। यही वजह है कि जीएसटी संग्रह लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जून 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 13.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,94,812 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष जून में ये 1,71,105 करोड़ रुपए था। जून में घरेलू लेन देन से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। वहीं आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़कर 60,038 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसने कुल राजस्व को नई मजबूती दी। मजबूत संग्रह के साथ सरकार ने कारोबारियों को समय पर राहत भी दी।
जून के दौरान 32,436 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.1% अधिक है। रिफंड के बाद भी शुद्ध जीएसटी राजस्व 11.2% बढ़कर 1,62,377 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। राज्यों में प्रदर्शन पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में घरेलू जीएसटी संग्रह 19%, असम में 17%, पंजाब में 14% और गुजरात में 12% बढ़ा। केरल, गोवा और तेलंगाना में 11% कर्नाटक में 10%, महाराष्ट्र में 9% और दिल्ली में 8% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में गिरावट भी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता जीएसटी संग्रह मजबूत आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कर अनुपालन और तेजी से बढ़ती औपचारिक अर्थव्यवस्था का संकेत है। जीएसटी से पहले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और केंद्रीय बिक्री कर जैसे कई अलग अलग टैक्स लागू होते थे। इससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन सभी करों को एक व्यवस्था में समेटते हुए टैक्स पर टैक्स यानी कैस्केडिंग की समस्या को खत्म किया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अनुपालन भी आसान हुआ। इसका असर कर संग्रह पर भी साफ दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल जीएसटी संग्रह 14,83,000 करोड़ रुपए रहा। 2022-23 में ये बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। 2023-24 में पहली बार 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हुआ, जबकि 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 9.4% बढ़कर रिकॉर्ड 22,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 9 वर्षों में मोदी सरकार ने जीएसटी को और सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए लगातार सुधार किए। 2025 में जीएसटी 2.0 लागू किया गया। इसके तहत पहले के 4 टैक्स स्लैब्स को घटाकर 5% और 18% के 2 प्रमुख स्लैब्स तक सीमित किया गया, जबकि लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था का विकल्प रखा गया। इससे कर व्यवस्था और आसान हुई। मजबूत राजस्व, बेहतर अनुपालन और लगातार किए गए सुधार इस बात का प्रमाण है कि जीएसटी आज केवल कर सुधार नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आर्थिक नींव और मोदी सरकार के सुधारवादी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। 1 जुलाई यानी आज से लागू इस नीति के तहत वाहन खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। क्या है नई नीति की खास बातें? देखिए डीडी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह रावत की खास रिपोर्ट। राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति 1 जुलाई 2026 यानी आज से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि नई नीति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनाया जाएगा। इसके तहत खरीद पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के साथ चार्जिंग नेटवर्क का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। नई ईवी नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। अगले 4 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए तक, तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुराने दोपहिया वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपए, तिपहिया वाहन पर 25,000 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं N1 श्रेणी के ट्रक को स्क्रैप कराने पर 50,000 रुपए और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं।
नई ईवी नीति के तहत सरकार के चरणबद्ध तरीके से कुछ श्रेणियों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण का रोड मैप भी तय किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और छोटे कमर्शियल वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए राजधानी में 30 से 32,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस नीति के तहत हाइब्रिड वाहनों को किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को फिलहाल खूब सराहना मिल रही है। सरकार की अगली कोशिश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए हैं। सब्सिडी, टैक्स में छूट और चरणबद्ध रोड मैप के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली में एमएसएमई विकसित भारत 2047 के लिए लोगो जारी किया गया। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी सहित RIS और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर लाहिड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच परस्पर समन्वय और संवाद बेहद जरूरी है। I sincerely believe that we need more interaction between academia and industry. I don't see why the chemistry department should not be able to produce some solution to the problems of the chemical industry and make good money. Similarly, in economic problems, why can't the Delhi School of Economics or Indian Statistical Institute or RIS, Institute of Economic Growth, IIMs, they can come and tell us what to do. This industry, government, economic think tank and academic institution interaction is extremely important. भारत ने स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन के जरिए विमानन सुरक्षा और सटीक नेविगेशन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित गगन GPS संकेतकों की सटीकता बढ़ाकर विमानों को सुरक्षित और भरोसेमंद मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। ये प्रणाली 2015 से पूरी तरह परिचालन में है और इसके साथ भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। विमानन के अलावा गगन का उपयोग समुद्री परिवहन, रेलवे, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन, रक्षा, दूरसंचार और सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविशंकर को 1 जुलाई 2026 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। नियुक्ति से पहले वे RBI के सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। रविशंकर केंद्रीय बैंकिंग और सांख्यिकी के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कॉरपोरेट और बैंकिंग सांख्यिकी, सरकारी प्रतिभूति बाजार, सेटलमेंट सिस्टम, ऋण प्रबंधन और विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने व्यापक आर्थिक सांख्यिकी और नीति संबंधी विषयों पर गठित कई समितियों एवं कार्य समूहों के सदस्य के रूप में योगदान दिया। उनकी विशेषज्ञता आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण और नीतिगत निर्णयों के लिए विश्वसनीय सांख्यिकीय ढांचा विकसित करने में रही है। RBI के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में रविशंकर सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग का कार्यभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से बैंक की डेटा प्रबंधन प्रणाली, आर्थिक विश्लेषण और नीतिगत निर्णय प्रक्रिया को अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। 2008 के काउंसुलर एक्सेस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। भारत ने अपने जेलों में बंद 386 पाकिस्तानी नागरिकों और 53 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंपी है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी जेलों में बंद 52 भारतीय नागरिकों और 198 भारतीय मछुआरों की सूची साझा की है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा कि 188 भारतीय मछुआरों और नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से उन 13 कैदियों को तत्काल काउंसुलर एक्सेस देने की मांग की है जिनके भारतीय होने की संभावना है। 2014 से लेकर अब तक 2661 भारतीय मछुआरे और 78 नागरिक कैदी वापस अपने देश लौट चुके हैं। सिर्फ 2023 से अब तक 500 मछुआरों और 20 नागरिक कैदियों की सकुशल स्वदेश वापसी हुई है। भारत सरकार ने दोहराया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरा करेगा। पाकिस्तान के फारुखाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के तोड़े जाने की खबर पर भारतीय सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय और सिखों के एक पवित्र धार्मिक स्थल पर लक्षित हमला करार दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए 3 मांगें रखी हैं। पहली मांग है पाकिस्तान सरकार इस मामले की तत्काल जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दूसरी मांग है कि गुरुद्वारे के जिस हिस्से को ध्वस्त किया गया है उसे जल्द से जल्द पुनर्निर्मित किया जाए। तीसरी मांग है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को पूरा करे और वहां बढ़ते धार्मिक असहिष्णुता के माहौल पर लगाम लगाए। मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी रहा। अंधेरी, मलाड, बोरीवली में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। तेज़ बारिश के कारण दादर, वडाला, साइन, कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई के पवई झील आज भी सुबह ओवरफ्लो होने लगी। ठाणे जिले में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भिवंडी के निचले इलाकों में जलभराव होने से यातायात बाधित रहा और कई सड़कों पर पानी भर गया। वहीं ठाणे शहर के निचले इलाकों में पानी जमा होने की खबर है। रत्नागिरी जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रत्नागिरी शहर में पेयजल उपलब्ध कराना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है क्योंकि शील बांध ओवरफ्लो हो गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। दापोली तालुका के सुकोंडी और पंचनदी बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 20 अन्य बांधों में 50% से अधिक जलभराव हो चुका है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।